Hello everyone, I am Aditya from AKA Foundation and we are coming with new initiative जिसमें कि हम करंट अफेयर को टारगेट करेंगे दोनों लाइनअप पे। दोनों लाइनअप का मतलब है हम वो न्यूज़ को प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी टारगेट करेंगे और साथ ही साथ मेंस ओरिएंटेड भी हम उसको टारगेट करेंगे। नाउ आप एक चीज़ ये मान लीजिए कि हम ये इनिशिएटिव के साथ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अभी का जो प्रीलिम्स हुआ है 2023 का, उसमें हमें एक चीज़ तो पक्के तौर से पता चल गई है कि यूपीएससी अब यूपीएससी नहीं रह चुका है, वो अनसर्टन एग्ज़ाम बन चुकी है। तो ऐसा जो चेंज आया है उसको ही अडेप्ट करने के लिए हम ये एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। सबसे पहले मोटिवेट या डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है, यूपीएससी अपना काम करते रहेगा। हमें बस एक चीज़ पे फोकस करना है, खुद को प्रैक्टिस इतना करना है या फिर इतना टारगेट करना है कोई भी न्यूज़ को या कोई भी सब्जेक्ट को, जिस हिसाब से हम पूरी तरह से तैयार हैं कि भैया अब पूछ लो यूपीएससी आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है, वी आर रेडी, वी विल बी द वॉरियर। तो यही मकसद से हम एक ये इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं जिसमें कि हम करंट अफेयर को टारगेट करेंगे। क्लियर, मकसद समझ गया आपको ये इनिशिएटिव का। नाउ जो पहली जो न्यूज़ जो हम देखते आ रहे हैं या देखेंगे वो है फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ मैंने पेपर उठाया और ये पेपर मैं सोर्स आपको बता देता हूँ, ये हिंदू पेपर में से हमने ये एडिटोरियल लिया है ना। ये एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते मैंने देख लिया कि हाँ पार्लियामेंट की बात हो रही है एडिटोरियल में, और क्या बात हो रही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है, और क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी की बात हो रही है ना। जैसे ही न्यूज़ आप कोई पढ़ रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये न्यूज़ कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो एज यूजुअल डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री की बात कर रहा है, तो ये हमारे कौन से सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, ये कर रहा है हमारे पॉलिटी से। क्लियर, चलो न्यूज़ दिख गई। न्यूज़ दिखने के बाद ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेट कर रही है वो भी हमने जान लिया। नाउ ये न्यूज़ आई क्यों है, रिसेंटली हमारे न्यू जो पार्लियामेंट जो बना है, जो बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई है, वो किसने की है, वो की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। नाउ सम आर द क्रिटिक्स, जो एक्सपर्ट है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो इनॉग्रेशन है वो पीएम ने नहीं करना चाहिए था, वो किसने करना चाहिए था, वो प्रेसिडेंट ने करना चाहिए था। ठीक है, ये सारी पॉलिटिक्स का मुद्दा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ना ही यूपीएससी इसके बारे में पूछती है। तो समझ गया, आपको समझ गया कि न्यूज़ क्या है, उसका टॉपिक क्या है और वो क्यों आया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट क्या क्या होते हैं। अब जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर जिनको यूपीएससी एक दो अटेम्प्ट हो चुके होंगे या फिर उन्होंने पढ़ा होगा तो उनके लिए इजी है, बट मैं ऐसे बच्चों के लिए भी ये वीडियो ला रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं यूपीएससी के गेम में। तो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में 3 मेन ऑर्गन होते हैं, आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट की बात कर लीजिए। क्लियर, तो सबसे पहले होता है लेजिस्लेचर, सेकेंड वन होता है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन होता है जुडिशियरी। ठीक है, फिर से रिकैप कर लेते हैं क्या होते हैं ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में, कौन कौन होता है। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशियरी। नाउ अब हम इनका फंक्शनिंग देख लेते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, लॉ बनाना। क्या होता है लेजिस्लेचर का काम, लॉ बनाना। नाउ अगर मैं सेंट्रल की बात करूं तो वहाँ हमारे होते हैं लोकसभा, राज्यसभा। इफ अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो वहाँ होती है स्टेट लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनका ये जो है लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून बनाना। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बट मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। क्लियर, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, जो ये कानून बना है लेजिस्लेचर ने उसको एग्जीक्यूट करने का। नाउ एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच होती है वो 2 होती है, एक होती है पॉलिटिकल और एक होती है ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर हो रहे हो, आईएएस आईपीएस, ये भी तो कानून को लागू करने के लिए काम करते हैं। और अगर मैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो इसमें आ जाते हैं, सेंट्रल की बात करूं तो पीएम और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इफ अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूं तो सीएम और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर, ये तो हो गया। नाउ अब आप सोच रहे होंगे जुडिशियरी का क्या काम है। जुडिशियरी का ये काम है कि ये जो कानून जो लेजिस्लेचर ला रहा है, ये जो कानून जो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से है, या उसको वॉयलेट कर रहे हैं या ना कर रहे। तो मतलब जुडिशियरी का काम है ये जो कानून ये लोग जो बनाते हैं उसको वॉच डॉग करने का काम है। क्लियर, सबको क्लियर हो गया व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। क्लियर? अगर मैं आपको एग्जाम्पल से या फिर लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो आम जनता है वो खुद का प्रेसिडेंट खुद चुनती है। क्लियर है? और अगर मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बताऊं तो हमारे यहाँ जो इंडिया में जो बहुत चलता है, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या करते हैं, आम जनता लेजिस्लेचर को चुन के देते हैं और उन्हीं लेजिस्लेचर में से एक जिसकी मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट होगी, जिसकी मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी मेजॉरिटी में होगी। फॉर एग्जांपल चलिए, ये इतना कीचड़ नहीं करते हैं, फिर से इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम क्या करते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस आते हैं, हम हमारे घर से निकलते हैं और हम हमारा क्या चुन के देते हैं, एमपी चुन के देते हैं। क्या चुन के देते हैं, एमपी चुन के देते हैं। फिर ये एमपी कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। करेक्ट? लोकसभा में अभी की स्ट्रेंथ कितनी है, अभी की स्ट्रेंथ है 545। कितनी है, 545। नाउ इफ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मेजॉरिटी मिली हुई है, 545 में से हाफ प्लस अगर उनके पास मेजॉरिटी है, तो वो लोग क्या फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। और वो लोग आपस में से अपना एक लीडर चुन लेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। इफ अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो अभी जिसकी सरकार चल रही है वो चल रही है बीजेपी की, क्योंकि उनके पास क्या है, लोकसभा में उनके पास है मेजॉरिटी। और उन्होंने, बीजेपी ने अपना पॉलिटिकल लीडर किसको चुना है, श्री नरेंद्र मोदी जी को, और वो हमारे क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। देन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। क्लियर है? एंड वो हिसाब से वो अपना वर्किंग करते हैं। मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो आम जनता का रोल है वो सिर्फ एमपी चुन के देना है, और एमपी फिर आपस में अपने में से जो मेजॉरिटी में है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और साथ में पीएम बनेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते। नाउ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अडॉप्ट किया, तो उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो हम एक बाय एक से देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज कोऑपरेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। मैंने अभी बताया जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, हमारे लोकसभा से बनते हैं, लेजिस्लेचर से बनते हैं। ठीक है? ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो लोकसभा से ही होना चाहिए या राज्यसभा से होना चाहिए। बेसिकली इज जो कैबिनेट मिनिस्ट्री निकलती है वो खुद हमारे पार्लियामेंट से निकलती है। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि वो एक मेक को रिस्पॉन्सिबल होंगे। कैसे, आगे बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को आप एक एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ने, फॉर एग्जाम्पल अगर बीजेपी ने अगर कोई एक लॉ लाया है, तो लॉ लाने के बाद वो कहाँ डिस्कस होगा, वो लोकसभा में डिस्कस होगा, वो राज्यसभा में डिस्कस होगा। फिर इफ़ अगर वो लोकसभा से पास होता है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट फिर अपना एसेंट देंगे और वो जो बिल है वो कानून बन जाएगा। क्लियर? दिस ये वाली प्रोसीजर तो आप सबको पता होगी, बट क्या आपने इसका एसेंस देखा है? डिस्कस होगा। इसका क्या मतलब है कि बिल, ये जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है या जो मेजॉरिटी जो पार्टी रूल करती है वो क्या नहीं कर सकती है, वो आर्बिट्री अंधाधुन अपना कोई भी कानून नहीं ला सकती है। इफ अगर उनको कानून लाना है तो लोकसभा में से उनको मेजॉरिटी लेनी होगी, उसके बाद राज्यसभा से मेजॉरिटी लेनी होगी, और देन वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। क्लियर है? तो ये क्यों हो रहा है, इसीलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज द गवर्नमेंट डज नॉट बिकम एटोक्रेटिक। एटोक्रेटिक का मतलब है कि वो अंधाधुन कुछ भी कानून नहीं ला सकते, अपने पावर को अंधाधुन इस्तेमाल नहीं कर सके, ऐसा ना कर सके, इसीलिए हम कौन से गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ में आए हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आए हैं। फिर है इट इज़ मोर एजुकेटिव। एजुकेटिव का मतलब क्या होता है, एज आई सेड बिल पास करना हो तो वो पहले लोकसभा में डिस्कस होगा, मतलब क्या होगा, वो कानून के कुछ अगेंस्ट में होंगे, कुछ उसके सपोर्ट में होंगे। मतलब क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो कोई भी कानून को क्या किया जाएगा, स्क्रूटिनाइज किया जाएगा कि बाबा इसके पॉजिटिव पॉइंट ये है, इसके नेगेटिव पॉइंट ये है। क्लियर है? तो क्या हो रहा है, जो भी कानून आ रहा है वो ऐसे ही कानून नहीं आ जाता है, वो डिस्कस करके कानून आ जाता है। ऐसे इस तरह का मैकेनिज्म रहे, इसीलिए जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो हमारे फॉर्मिंग फादर है, उन्होंने क्या सोचा कि हमारे इंडिया में क्या रहना चाहिए,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहना चाहिए। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट इज द मोर एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। चलो ठीक है, कैसे भी मान के चलिए, अगर कोई डिज़ास्टर वाली अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो फिर वो चेंज को अडेप्ट करने के लिए लोकसभा राज्यसभा आपस में क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है। सिक्स्थ वन इज हेड ऑफ द स्टेट इज इम्पार्शियल। हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, वो प्रेसिडेंट है, बट उनको क्या कहा जाता है, उनको सिर्फ नॉमिनल हेड कहा जा सकता है। क्लियर है। और जो रियल पावर है वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है कि नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है वो इम्पार्शियल है। अब ये क्यों रखा है हमने, इसके पीछे नीचे का रीजन देख लीजिए। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव टू द पब्लिक ओपिनियन। एज आई सेड, हम क्या करते हैं, हम एमपीज को चुन के देते हैं। एमपीज को चुन के देते हैं मतलब क्या हो रहा है, वो हमारे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इफ हमारे पास ये पावर है, इफ अगर वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो अगले आने वाले इलेक्शन में क्या हम उनको वोट देंगे, नहीं देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, वो एमपी भी खुद हैरान है, उन्हें लगता है, वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं कि नहीं, अगर हमने हमारे लोगों के लिए काम नहीं किया तो ये अगले इलेक्शन में हमें क्या नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, ये देखिए, एब्सोल्यूट मोनार्की को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया है, डेमोक्रेसी में। मतलब लोगों का शासन होगा, ना कि ये मिनिस्टर्स का। क्लियर है। मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, जो मिनिस्टर्स है, जो एमपीज है, उनको हमने क्या किया हुआ है, अकाउंटेबल फिक्स किया हुआ है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की हुई है। तो दिस वाज द मेन पर्पस कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों एडॉप्ट किया है। क्लियर, यहाँ तक की क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ ये स्लाइड आपके रिवीजन के लिए, जितना मैंने अभी बताया है उसका ये क्रक्स फॉर्मेट है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने से क्या फ़ायदा है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे इधर चलता है नहीं, ये यूएसए में चलता है, इसीलिए मैंने इसको कुछ ज़्यादा डिस्कस में नहीं किया है, ताकि ये जो हमारा लेक्चर है वो ज़्यादा लेंदी ना हो। क्लियर। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मैंने आपको बता दिया है। इफ़ अगर आपको क्विक रिवाइज करना हो तो ये स्लाइड को आप पॉज करिएगा और अच्छे से देखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर। तो अभी हम थोड़ा सा क्रक्स ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले अखबार लिया, अखबार को देखा, एंड अखबार में हमें एक न्यूज़ मिली जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पार्लियामेंट से रिलेटेड। जैसे ही फिर हमें देखा हाँ ये हमारे पॉलिटी का सब्जेक्ट बना रहा है, तो हमने ये न्यूज़ को टारगेट किया। न्यूज़ को टारगेट करते हुए हमने क्या देखा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा। उसमें भी हमने इसका डिफरेंस समझने की कोशिश की। नाउ हमने क्या किया, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों आया इंडिया में, इसको समझने की कोशिश की और उसके मेरिट्स क्या है, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्यों क्या है, वो जानने की कोशिश की। ठीक है। मतलब अगर मैं इसको क्रक्स में बताऊं तो अभी तक हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अच्छा पॉजिटिव पॉइंट देखा है। बट ये जो एडिटोरियल है इसमें कुछ कंसर्निंग पॉइंट भी आए हैं। जो लिखने वाले थे, एडिटोरियल है, जो लिखने वाले हैं, एडिटर है, उन्होंने ये बोला, उन्होंने कुछ कंसर्न रेस किए हुए, तो वो कंसर्न क्या है उसको हम देखते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला जो कंसर्न आ रहा है वो आ रहा है फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट। फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट का क्या मतलब होता है, हमें पता है कि पार्लियामेंट में सेशन होते हैं, मानसून सेशन होता है, ठीक है, विंटर सेशन होता है, समर सेशन होता है। क्लियर है कि नहीं है। सेशन होते हैं मतलब पार्लियामेंट अपने सेशंस भर आती है, लोकसभा की सीटिंग होती है, राज्यसभा की सीटिंग होती है। बट इफ़ अगर आप नोटिस करो, अगर आप प्रोसीडिंग देख रहे हो कभी लोकसभा में, तो आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा क्या क्रिएट हो जाता है, केओस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, केओस क्रिएट हो जाता है। एक मंत्री या एक लेजिस्लेचर दूसरों को कुछ गाली दे देता है, गाली तो नहीं देता है बट वही मतलब फंक्शनिंग ही नहीं होने देते लोकसभा का। तो इससे उपकर जो हमारे जो स्पीकर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो एडजर्न कर लेते हैं ना। एक ऐसा ट्रेंड देखते हुए आ रहा है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा मैं, ऐसा ट्रेंड देखते हुए आ रहा है कि सेशन में बैठे, डिस्कशन चालू हुआ नहीं कि विद इन 15-20 हाफ एन आवर में क्या हो जाता है, सेशन एडजर्न हो जाता है, क्योंकि फंक्शनिंग ही नहीं होने देते हैं, नारेबाजी करना चालू कर देते हैं। वन ऑफ द पॉइंट जिसके वजह से एडजर्नमेंट ज़्यादातर होता है। इफ़ अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ, 2021 के मानसून सेशन में लोकसभा वॉज शेड्यूल्ड
उन्होंने डिसाइड किया था कि हम 19 दिन तक 6 घंटे कंटिन्यू काम करेंगे, मतलब 6 आवर पर डे हम काम करेंगे। कितने दिनों के लिए? 19 दिनों के लिए कंटिन्यू। बट ये तो हमारा अजम्पशन है, ये तो इन्होंने सोचा, बट फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट के चलते मानसून सेशन में हमारी सीटिंग कितनी हुई है? सिर्फ 21 आवर्स की। कितनी हुई है? 21 आवर्स की। इफ मान के चलिए अगर सेशन में प्रॉपर डिबेट्स नहीं होंगे तो क्या प्रॉपर बिल आएगा? क्या आम जनता की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन मिल पाएगा? असर्शन हो पाएगा? नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स है जो ये बोल रहे हैं कि क्या इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सस्टेनेबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रीजन समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रीजन इज जो मुझे काफी सीरियस लगता है, वो लगता है कि लेस नंबर ऑफ बिल्स आर सेंट टू द कमिटी फॉर द स्क्रूटिनी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि गवर्नमेंट है वो एक कोई बिल लेके आ रहा है, बिल लोकसभा में डिस्कस हो रहा है, ठीक है, डिस्कस होते होते हम उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजते हैं जांच पड़ताल के लिए। ये देखिए, ये भाई साहब, ऐसी स्लाइड्स आपको याद रखेगी कि स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है। तो वो बिल कितना अच्छा है, कितना नहीं है, जो बजट एलोकेट हुआ है वो सही में है, उतना यूज़ होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये सारी चीज़ों का क्या होता है? स्क्रूटिनी होता है। बट अभी ऐसा ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं कि बहुत सारे बिल्स है जो ये कमेटी के पास भेजी ही नहीं जाती है, मतलब वो डायरेक्ट राज्यसभा में भेजा जाता है या वाइस एंड वर्सा, विदाउट कंसल्टिंग द स्क्रूटिनी कमेटी या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी। इफ अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, इस बार की लोकसभा की जो सिटिंग्स हुई है उसमें 12% ही ऐसे बिल्स है जो कहाँ गई है? कमेटी के पास गई है स्क्रूटिनी करने के लिए। इफ एग्जांपल से बताओ, इफ मान के चलिए कि 100 बिल्स अगर एक सेशन में पास हो रहे, होते तो नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 100 में से सिर्फ 12 ऐसे बिल है जो पार्लियामेंट्री कमिटी के पास जा रही है स्क्रूटिनाइज होने के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द बिल्स आर लाइक पास्ड हो जा रहे हैं। चलो अंधाधुन करिए। इफ अगर मैं डेटा का रिलेवेंस बताऊँ आपको, तो देखिए जो 16th लोकसभा थी 2014 से 19 तक, तो टोटल 27% बिल्स किसको रेफर की गए? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस 15th लोकसभा में हुआ था कि 71% जो बिल्स है वो रेफर होते थे किसको? पार्लियामेंट्री कमेटी को। तो आप समझ रहे हो किस तरह से हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दर्जा नीचे नीचे जा रहा है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एज यूजुअल डिबेट होना पार्लियामेंट में कम हो चुके हैं। इफ अगर डिबेट होगा नहीं तो प्रॉपर डिस्कशन होगा नहीं, प्रॉपर डिस्कशन नहीं होगा तो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं आएगा, और आगे वाला जो गवर्नमेंट है, जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है, वो आर्बिट्रीली अपना पावर क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्या हो रहा है? थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स। इफ अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, इस बार के मानसून सेशन में 20 बिल पास हुए, जिसमें से 18 बिल वर पास विदाउट एनी डिस्कशन इन लोकसभा। तो आप समझ रहे हो 20 बिल पास हुए जिसमें से 18 बिल पे तो डिस्कशन ही नहीं हुआ, डिबेट ही नहीं हुआ। तो आप समझ रहे हो ये दीज आर द रीजन जिसके वजह से एक्सपर्ट्स थोड़ा कंसर्न रेस कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज रिड्यूस द वर्किंग आवर। सॉरी, फोर्थ पॉइंट इज रिड्यूस द वर्किंग आवर। एज जो पहला पॉइंट मैंने जो आपको बताया कि जो सेशन का बैठने का समय काल है वो वर्किंग आवर ही हमने कम करते जा रहे हैं। तो बताइए आप, जहाँ कानून बनता है वहाँ की सिटिंग आवर ही कम हो चुकी है, तो क्या हमारे लिए अच्छे कानून आएंगे या नहीं आएंगे, ये आप डिसाइड करिए। क्लियर? इफ अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँ, इन 2020 पार्लियामेंट सिर्फ 33 डेज के लिए ही सेशन अटेंड की चुकी है। समझ पा रहे हो? तो दिस इज व्हाट हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये सारे चैलेंजेस है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जो सबसे कंसर्निंग पॉइंट है वो है जो गवर्नमेंट है वो अपना बिल पास करने के लिए वो एक शॉर्टकट यूज करती है। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है?
शॉर्टकट का मतलब बाईपास कर देना। कैसे बाईपास कर सकते हैं? इफ़ अगर आपको पता हो मनी बिल, अगर मनी बिल पास कराना हो तो वो राज्यसभा में ना पास करते हुए वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाता है। हाँ, राज्यसभा के पास पावर होती है कि उसको डिस्कस करे, बट ना ही वो उस पर वोट कर सकती है मनी बिल पे, और ना ही वो उसको अमेंड कर सकती है। तो ये जो लूप होल है ये हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? यूज़ करती है। कोई भी आम तौर के बिल को वो मनी बिल का टैग दे देती है और वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाता है। क्यों? एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो ये शॉर्टकट का यूज़ इस बार की गवर्नमेंट या हमेशा की कोई भी गवर्नमेंट, किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है? ये शॉर्टकट का यूज़ करती है और अपने बिल को प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए डायरेक्ट भेजती है। क्लियर? चलिए नाउ फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने न्यूज़पेपर ओपन किया जिसमें हमारे लिए पॉलिटी से रिलेटेड ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक एडिटोरियल देखा, जिसमें हमने पॉजिटिव पॉइंट देख लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिया ने क्यों अडेप्ट किया वो भी हमने जान लिया। उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स के हमने कंसर्न भी देखे कि नहीं, अभी का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं है। ये चैलेंजेस उन्होंने, या फिर ये चैलेंज किया हुआ है, ना कि चैलेंज नहीं बोल सकते, बट उन्होंने कंसर्न इशू किया है कि क्या हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही में अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्लियर? तो ये तो हो गए ऐसे नॉर्मल से इश्यूज जो हमेशा होते हैं, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसे लूप होल्स है जिसका यूज ये गवर्नमेंट करती है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट बट करती है, और वो कौन से है? फर्स्ट वन इज 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है। ठीक है, इफ़ अगर आप आपके पॉलिटिकल पार्टी जिसके टिकट पर आप जीत कर आए हो, इफ़ अगर आप उनसे रिसेंबल नहीं होते हो, आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो सकते हो अंडर 10th शेड्यूल बाय द यूज़ ऑफ व्हाट? विप। ठीक है, किसी दिन मैं और इसमें डिस्कस करूँगा विप पर, बट स्टिल आपको समझने के लिए समझ लीजिए कि इससे क्या हो रहा है। एमपी के पास कुछ बोलने की टूथ ही नहीं है, वो बोल ही नहीं सकता है। इफ़ अगर वो बोलता है, मान के चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं बीजेपी से जीत के आया हूँ। क्लियर? बीजेपी से जीत के आने के बाद बीजेपी पार्टी ने कुछ एक ऐसा बिल लाने की कोशिश की है और वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट मैं उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता हूँ। क्यों नहीं जा सकता हूँ? क्योंकि मुझे खतरा है कहीं ना कहीं कि मैं क्या हो जाऊँगा? डिस्क्वालीफाइड हो जाऊँगा अंडर द 10th शेड्यूल बाय यूजिंग ऑफ व्हाट? विप। क्लियर? तो ये एक चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। सेकेंड वन इज स्पीकर। हमें पता है स्पीकर कौन बनता है? कन्वेंशन चलते आ रहा है, जिसकी मेजॉरिटी होती है लोकसभा में वो अपने स्पीकर बिठाते हैं। नाउ जो स्पीकर है वो इंडिपेंडेंट पोस्ट तो है नहीं, वो तो खुद वो पॉलिटिकल पार्टी ने अपने में से किसी को बिठाला हुआ एज इन द डेजिग्नेटेड एज है ना स्पीकर। तो अब क्या आपको नहीं लगता है कि वो स्पीकर इन द एंड कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल पार्टी के तरफ थोड़ा लीन डाउन होंगे, थोड़े झुके हुए होंगे? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि जो हमारे स्पीकर है वो कहीं ना कहीं बायस्ड हो सकते हैं। होते हैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हो सकते हैं। एंड लास्ट वन इज ऑर्डिनेंस पावर। बेसिकली ऑर्डिनेंस पावर का पर्पस क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं, इफ़ अगर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक हाउस अगर प्रेजेंट ना हो और कुछ ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए, तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है कि वो क्या कर सकता है? एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है और डायरेक्ट कानून पास कर सकता है। और ये जो कानून का जो वैलिडिटी होता है मैक्सिमम 6 मंथ 6 वीक होते हैं। कितना होता है? 6 मंथ 6 वीक। अब ये कैसा होता है मैं अपकमिंग लेक्चर्स में आपको बताऊंगा ऑर्डिनेंस का। क्लियर? तो गवर्नमेंट क्या करती है? बड़ी चालाकी से ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑलवेज वर्क ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? तो वो क्या कर लेते हैं? ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं और उनका जो मोटिव होता है वो 6 महीने तक प्रपोज कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद वो ऑर्डिनेंस की क्या हो जाता है? इफ़ अगर वो लोकसभा से पास हो जाता है फिर से और राज्यसभा से फिर से पास हो जाता है तो वो कानून तो कानून बन जाएगा। इफ़ अगर नहीं तो वो जो ऑर्डिनेंस जो लाया गया है वो क्या हो जाएगा? वो लैप्स हो जाएगा। बट ये एक शॉर्टकट, आपको नहीं लगता कि ये एक शॉर्टकट है जो गवर्नमेंट 6 महीने तक अपना पर्पस, अपना मोटिव
प्रोस करने के लिए वो क्या कर सकती है, इसका मिसयूज करती है। तो दिस वर व्हाट द लूप होल्स इंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ना हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी, उसकी अच्छाई भी देखी, उसकी बुराई भी देखी, क्यों उसमें कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स है वो भी देखे। नाउ हम ये सोचते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। अब मुश्किलें तो बहुत होती है, उसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे एमपीज है उनको तो हम पहले बहुत इंडिपेंडेंट बनाए फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, चाहे वो खुद के पॉलिटिकल पार्टी से हो या फिर एन नंबर्स ऑफ एमपीज के पास हम ज़्यादा पावर देंगे फॉर आस्किंग व्हाट, क्वेश्चनिंग, कि वो क्वेश्चन तो करे, जिससे कि क्या आ जाए, जो कैबिनेट मिनिस्टर है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके ऊपर क्या रहे, एक दबाव बनते रहे। क्लियर? सेकेंड वन इज हमें एक ऐसा अमेंडमेंट करना चाहिए कि बिल आप चाहे कोई भी पास करो बट उसको हम पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजना ही चाहिए। ये एक प्रोविजन हम कर सकते हैं। क्लियर है? एंड थर्ड वन इज हमें एंटी डिफेक्शन लॉ, जितना ये यूजफुल किसी के लिए हो रहा है या किसी के लिए नहीं हो रहा है, बट हमें इसको फिर से क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा। जो एंटी डिफेक्शन का रियल पर्पस है वो सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपके ऊपर है, बट मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये एमपीज की पावर को कर्ब करने की ही कोशिश करता है। एंड लास्ट वन इज हमें अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उनके पास कुछ ऐसे पावर्स देने होंगे कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस वर द सॉल्यूशंस, दिस वर द सॉल्यूशन जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सस्टेन कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। एक यूपीएससी 2021 में सेम ये लाइनअप पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन या मेंस को टारगेट करने की एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करना मत चालू करिए, पहले समझिए कि क्वेश्चन में पूछा गया है, और अगर आपको क्वेश्चन को समझना है तो आपको उसको ब्रेक डाउन करना होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप डेमो देता हूँ। एट व्हाट एक्सटेंट इन यूअर व्यू, इन्होंने अपना व्यू पूछा है कि पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। क्वेश्चन क्या है, इन्होंने हमारी राय पूछी है कि आपको क्या लगता है जो पार्लियामेंट है इंडिया का, क्या वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिव के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाता है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो हमें एज यूजुअल हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। पहले तो हमें लिखना होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमें लिखना होता है बॉडी, एंड उसके बाद हमें लिखना होता है कंक्लूजन। क्लियर? क्लियर? तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि इंडिया में हाँ भैया चेक एंड बैलेंस का प्रोविज़न है, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, इससे ये क्वेश्चन का स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी, बॉडी में हम उसके प्रोज भी बताएंगे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया, और साथ ही साथ कॉन्स भी बताएंगे कि नहीं ये थोड़ी सी मुश्किलें चल रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये कर सकते हैं वे फॉरवर्ड, जो मैंने आपको 2-3 पॉइंट लिस्ट आउट करके दिया है, आप वो लिख सकते हो, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हो। और इन द एंड कंक्लूजन में हमें यही लिखना है कि हम एक डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें यहाँ लोगों के विल को ज़्यादा प्रिजर्व करना होता है एज़ कम्पेयर टू द मिनिस्टर्स। तो अगर आप वे फॉरवर्ड जो हमने लिखे हुए अगर आप उसको एड्रेस करते हो या फिर उसको लाते हो तो हाँ सस्टेन हो सकती है इंडिया में व्हाट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव। सो दिस वाज ये आज हमारा लेक्चर रहा है। इफ़ अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।